किसी भी इंटरव्यू में अगर मुझसे पूछा जाए कि अंकुर, आपकी जिंदगी में जो सारे आपके फेलियर हैं उनमें से अगर 3 उठाकर आप हमें उनके बारे में बता पाएं और ये बता पाएं कि उनसे आप उभरे कैसे, तो वो 3 कौन से होंगे? और वो 3 मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला, जब मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, बहुत ही कम उम्र से मैं फिजिसिस्ट बनना चाहता था। साइंसेस से मुझे बहुत प्यार था, फिजिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी, केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैथ्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और हर साइंस स्टूडेंट इस देश में आ जाकर आईआईटी जेईई का एग्जाम तो देता ही है। तो मेरा भी जन्मसिद्ध अधिकार था कि मैं आईआईटी का एग्जाम दूं। हमारे पास कभी इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोचिंग ले पाऊं। ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स के नाम से एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोचिंग प्रोग्राम होता था, तो उसका कुछ साल का 2-2.5 हजार रुपए फीस था, तो वो लिया हुआ था। पर इसका मतलब था सेल्फ स्टडी। तो 9वीं 10वीं कक्षा से मैंने पढ़ना शुरू किया, बहुत फाइट मार के पढ़ा। 11वीं 12वीं कक्षा में हर 1 घंटा मेरा आईआईटी की तरफ जाता था। स्कूल से वापस आया, पढ़ने के लिए बैठ गया, होमवर्क कर दिया, पढ़ने के लिए बैठ गया, छुट्टी हुई, पढ़ने के लिए बैठ गया, टीवी नहीं, कुछ नहीं, जब भी देखो पढ़ने के लिए बैठ गया। इसके चलते एक बहुत अजीब सी चीज हुई जिसके बारे में मुझे काफी बाद में एहसास हुआ कि जब आप इतनी मेहनत करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। एंड बढ़ जाती हैं गलत हिसाब से नहीं, बढ़ जाती है क्योंकि बढ़नी चाहिए। तो माँ बाप ये सोचने लगते हैं कि अरे वाह, इतना अच्छा पढ़ रहा है तो उसका कल को आईआईटी में हो जाएगा, फिर आईआईटी में हो जाएगा, फिर बढ़िया नौकरी लगेगी, बढ़िया नौकरी लगेगी तो घर में पैसे आएंगे, और जो जिंदगी में जद्दोजहद हुई है, माँ बाप ने जो अपनी बिल्कुल घिसा घिसा के जिंदगी बिता दी, उससे शायद पीछा छूटेगा। तो एग्जाम क्लियर करने का एक मकसद तो था कि हमारी जिंदगी बदले, लेकिन एक दूसरा मकसद धीरे धीरे सबकॉन्शियसली बनता रहे कि माँ बाप को वो खुशी प्रदान हो जो वो डिजर्व करते हैं। एंड मुझे अभी भी याद है कि आईआईटी का एग्जाम दिया, एंड आईआईटी का एग्जाम देने के बाद अगले दिन न्यूज़पेपर में उसकी आंसर शीट आती थी, ताकि आप जितना भी आपको याद है उससे मेल करा पाएं कि आपके कितने नंबर आएंगे और उसके हिसाब से आपकी शायद कितनी रैंक आएगी। एंड मैंने वो सब कुछ किया, तो मुझे लगा मोटा मोटा मेरी 1000 से 2000 के बीच में रैंक आएगी। जिस दिन रिजल्ट निकला, उस दिन पापा और मैं अपनी स्कूटर पे आईआईटी दिल्ली के कैंपस पे गए। उस समय पे फिजिकली एग्जाम के रिजल्ट प्रिंट होते थे रोल नंबर वाइज, कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन फॉर्मेट तो था नहीं, 1998 की बात है। एंड मैं वहां गया, एंड धीरे 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 5 पन्नों से गुजरकर ये पता चला कि मेरा नहीं हुआ। एंड आई रिमेंबर कि जितना दुख मुझे एग्जाम ना क्लियर करने का था, उससे कई ज्यादा इस बात का था कि माँ बाप कितने दुखी है कि उनके अरमान पानी फिर गया। शायद मैंने पहली बार अपने पापा को रोते हुए देखा। मासी का फोन आया था और वो पूछ रही थी कि हुआ कि नहीं हुआ, एंड उन्होंने बोला नहीं हुआ। एंड ही ब्रोक डाउन कि इतनी मेहनत करी थी, इतने सालों से करी थी, नहीं हुआ। एंड आई डोंट थिंक ही वाज एज सैड अबाउट द फैक्ट कि मेरा नहीं हुआ as he was about the fact कि हमारी जिंदगी वैसे की वैसे ही रहेगी। एंड अगले 1-2 महीने हिले हुए थे। मेरे बोर्ड्स का रिजल्ट अभी तक आया नहीं था, तो अब बोर्ड्स के रिजल्ट पे सडनली और ज्यादा प्रेशर आ गया। थैंकफुली बोर्ड्स का रिजल्ट सही निकला, एंड उसके चलते द फर्स्ट थिंग दैट आई हैड टू डू वाज टू गेट एडमिशन इनटू अ गुड कॉलेज। लेकिन ये दिमाग में डाल दिया था कि एक और अटेम्प्ट तो मारना ही है, पर ये भी दिमाग में डाल दिया था कि मैं ड्रॉप करके अटेम्प्ट नहीं मारूंगा, बिकॉज कहीं तो ये रियलाइजेशन हो गई थी कि शायद मैं स्मार्ट नहीं हूं यार, शायद मेरा आईआईटी जेईई में नहीं हो सकता। तो कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन उसके चलते एक पूरा साल इस पे डिवोट नहीं करूंगा, जिंदगी जीता रहूंगा। तो आई जॉइंड हिंदू कॉलेज फिजिक्स प्रोग्राम, एंड उस 1 साल फिर से बकायदा वही मेहनत से काम किया जिस मेहनत से स्कूल में कर रहा था। तो कॉलेज खत्म होता था, फिर वापस घर, आईआईटी जेईई की पढ़ाई, फिर से एग्जाम दिया, फिर से नहीं। तो ये तो बिल्कुल लिखा हुआ था कि अंकुर वारिकू आईआईटी जेईई जितना स्मार्ट है ही नहीं और बन भी नहीं सकता, तो छोड़। एंड उस पॉइंट पे मुझे याद है समथिंग स्ट्रक मी, एंड दैट वाज माँ के साथ एक कॉन्वर्सेशन। माँ
जिस दिन मेरा IIT JEE में नहीं हुआ, मैं रो रहा था, बिलख रहा था, मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि क्या हुआ नंदू? एंड ऑफ कोर्स द क्वेश्चन वाज नॉट क्या हुआ नंदू, क्योंकि उन्हें पता था कि क्या हुआ. एंड आई वाज लाइक नहीं हुआ माँ, नहीं हुआ, IIT JEE में नहीं हुआ, मतलब इतनी मेहनत करी थी ये वो वगैरह. एंड शी वाज लाइक अल्टीमेटली जिंदगी में क्या करना है? एंड आई वाज लाइक आपको पता है माँ, मुझे US जाना है, मुझे अपनी PhD करनी है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे नासा में काम करना है. एंड शी वाज लाइक तो क्या इसका मतलब ये है कि जिन लोगों का IIT में नहीं होता है वो US नहीं जा पाते, या जिन लोगों का IIT में नहीं होता है वो नासा में साइंटिस्ट नहीं बन पाते? एंड आई वाज लाइक नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है माँ. ये एक आसान तरीका था, इससे एक स्टैंप मिल जाता है, लोगों को पता चलता है कि IIT में है तो कुछ तो दिमाग होगा ही, उससे बस दरवाजे खुल जाते हैं. एंड माँ वाज लाइक मुश्किल है तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं. तो तुम उन कम बच्चों में से एक निकलोगे जो IIT के बिना बाहर जाओगे और जो करना चाहते हो करोगे. एंड दैट मेड मी रियलाइज कि ये जो सारी चीजें हम करते हैं ना, IIT जाना है, IAS करना है, CA बनना है, नीट क्लियर करना है, ये सारे जरिए हैं, राइट? ये मकसद थोड़ी है, एंड थोड़ी है. इन सबको करने के बाद तो जिंदगी शुरू होगी दोस्त. तो जिंदगी आप कहां ले जाना चाहते हैं और उससे क्या करना चाहते हैं, ये जरिए वो संभव करते हैं. लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये सिर्फ एक ही जरिया नहीं है, ऐसे बहुत सारे और तरीके, बहुत सारे और रास्ते हैं. और अगर एक रास्ता बंद हो भी गया तो उसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म है, क्योंकि जहां आपको पहुंचना है वहां तक पहुंचने के कई करोड़ों रास्ते हैं. एंड दैट देन बिकेम माय मॉडस ऑपरेंडी, कि मैं कॉलेज जाकर अपने आप को बस यही याद दिलाता था कि IIT में नहीं हुआ, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा फाइट मारनी पड़ेगी, लेकिन मारूंगा. लेकिन दरवाजे बंद नहीं. आई नो कि अगर मुझे US जाना है तो मैं इस कॉलेज से भी जा सकता हूं, अगर मुझे US जाना है और साइंटिस्ट बनना है तो मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूं. तरीका मुश्किल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, नामुमकिन नहीं. एंड दैट हेल्प्ड मी गेट आउट ऑफ माय फर्स्ट फेलियर. लेकिन फिर दूसरा फेलियर कुछ साल बाद ही हुआ. हिंदू कॉलेज की पढ़ाई खत्म करी, कॉलेज टॉप किया, फिर एक साल दिल्ली यूनिवर्सिटी की मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिला लिया, क्योंकि US जाने के लिए उनका जो अंडरग्रेड प्रोग्राम होता है, जो बैचलर्स प्रोग्राम होता है, वो 4 साल का होता है. तो आप मास्टर्स प्रोग्राम में तभी जा सकते हैं जब आपके पास 4 साल का बैचलर्स प्रोग्राम या 4 साल की पढ़ाई हो. भारत में बैचलर्स 3 साल का होता है, एटलीस्ट द वन दैट आई डिड. इंजीनियरिंग वगैरह तो 4 साल की होती है, लेकिन BSc जो है वो 3 साल की होती है. सो आई हैड टू डू 1 more year ऑफ MSc. तो वो किया एंड फिर US यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना शुरू किया. मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में मेरा 100% स्कॉलरशिप PhD प्रोग्राम इन एस्ट्रोफिजिक्स में दाखिला हो गया. लाइफ सेट है, दिस इज व्हाट आई वांटेड. माँ ने जो बोला था वो सही निकला कि वहां तक पहुंचने का एक ही जरिया नहीं है, सिर्फ IIT से नहीं जाते हैं, किसी और दिशा से भी निकल सकते हैं. एंड मैंने निकल के दिखाया. And then I went to the US और उन 2 सालों में फिर से मेहनत करी, बहुत अच्छे से मेहनत करी. क्लास का अव्वल स्टूडेंट, बिल्कुल अच्छे से, 100% स्कॉलरशिप है, कोई अपना पैसा नहीं जा रहा है. US जाके एकदम दिमाग खुल गया, इतना खुद सीखने के लिए मिला, एक कंप्लीटली डिफरेंट कल्चरल एक्सपोजर मिला. लेकिन मैं खुश नहीं था. मैं अपने काम में अच्छा था, लेकिन उस काम को करने में खुश नहीं था. धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए. जिस जिंदगी की तरफ मैं इतनी मेहनत कर रहा था, वही जिंदगी मुझे नहीं चाहिए. तो 24 साल की उम्र में ये डिसाइड किया कि सब कुछ छोड़ के भारत वापस आएंगे. एंड दैट वाज अ फेलियर ऑफ अ डिफरेंट ऑर्डर, क्योंकि फिर से माँ बाप का सपना टूट रहा था. जब उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से अपने देश से अलविदा करके एक दूसरे देश भेजा, जो कि कितना दूर था, इतना दूर कि हफ्ते में सिर्फ एक बार 10 मिनट बात हो पाती थी, सिर्फ उतनी ही हैसियत थी. इतना महंगा था कॉल कर पाना, कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं था उस समय पे, कोई वॉइप नहीं था, कुछ नहीं था. फिजिकली कॉल करते थे. कंप्यूटर माँ बाप को चलाना नहीं आता था, तो हालांकि घर पे मैं कंप्यूटर खरीद के उनके लिए गया था कि बात कर पाएंगे, बहुत ही कम बात होता आती थी. तो हफ्ते में एक बार 10 मिनट की बात, that was all that there was. तो फिर उन सारी मुश्किलों के बाद बेटा डिसाइड कर रहा है कि सब कुछ छोड़ के वापस आएगा.
And that again made them feel कि उनकी जिंदगी जहां जा सकती थी वो नहीं जाएगी। अगर मैं इस पूरी फैमिली का ऑर्बिट चेंज कर सकता था, वो अब नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं क्या होगा। 24 साल की उम्र में लड़का सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ रहा है, अपनी जिंदगी पूरी फिर से शुरू करेगा, एंड पता नहीं क्या हो, किसी को नहीं पता। आई रिमेंबर कमिंग बैक टू इंडिया एंड एवरीवन अंडरस्टैंडेबली वाज डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड, सैड, शॉक्ड। उन्हें लगता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मुझे भी नहीं पता था कि मैंने सही चीज करी है कि नहीं, बस ये पता था कि अगर इस चीज को करता रहूंगा तो जिंदगी में खुश तो नहीं रहूंगा। एंड दैट पीरियड वाज हार्ड, क्योंकि उस पॉइंट पे बहुत फाइनेंशियल बर्डन था फैमिली पे। पापा का बिजनेस सही से काम नहीं किया था, बहुत सारा कर्ज, बहुत सारे लॉसेस अक्यूमुलेट हो चुके थे। मुझे 24 साल की उम्र में अपनी पूरी जिंदगी शुरू करनी थी। एंड आई रिमेंबर फीलिंग लाइक शिट, बट टेलिंग माई सेल्फ कि स्टेप बाय स्टेप काम करना है। एंड द फर्स्ट स्टेप वाज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कुछ भी करके अंकुर, कुछ भी करके एक नौकरी पहले ढूंढनी है, एक ऐसी नौकरी जो आपको मिनिमम उतने पैसे दे पाए कि आप खुद की जिंदगी को संभाल पाए, आप किसी और पर निर्भर ना हो। मेरी एक दोस्त थी जो कि एक कंपनी में काम करती थी, और मैंने उससे पूछा कि यार तेरी कंपनी में कुछ नौकरी है? एंड शी सेड हाँ, एक पोजीशन खुली हुई है एक डिपार्टमेंट में, वहां अप्लाई करो। अप्लाई किया, एंड थ्रू अ सीरीज ऑफ राउंड्स आई फाइनली गॉट दैट जॉब। मेरी जिंदगी की पहली नौकरी, 24 साल के उम्र, महीने के 14,000 रुपए तनख्वाह, विच वॉज अ लॉट। मुझे नहीं पता था कि मैं 14,000 रुपए महीने कमा पाऊंगा, लेकिन कमा पा रहा था। उससे सबसे पहले बाइक खरीदी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे बचाने थे, तो कुछ 600 रुपए EMI जाती थी। आई स्टिल रिमेंबर, TVS खरीदी थी मैंने बाइक, एंड आई सडनली स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई ओन लाइफ। 14,000 रुपए इतने थे कि मैं घर पे भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पा रहा था। एंड द नेक्स्ट स्टेप वाज कि ये तो परमानेंट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि अब जिंदगी में सिर्फ यही नौकरी करते रहेंगे एंड कुछ होगा। आई हैव टू डू समथिंग दैट चेंजेस माई ऑर्बिट एंड गिव्स मी अनदर चांस एट लाइफ। एंड उस समय बहुत लोगों ने बोला कि MBA का प्रोग्राम करो, कि तुम बोलने में ठीक ठाक हो, तुम्हारा थोड़ा बिजनेस का माइंडसेट भी लगता है, उसको अगर थोड़ा सा तराशोगे तो शायद कुछ निकल पाएगा। लेकिन वो 2 साल की मेहनत, वो 2 साल की जद्दोजहद, 2 साल का पैसा, और फिर वो कैट के एग्जाम के लिए बैठ पाना, जिसमें मैं IIT JEE के उससे तो निकल आया, मैं स्मार्ट तो नहीं हूँ, तो शायद मैं ये एग्जाम फिर से नहीं क्रैक कर पाऊंगा, बेकार में फाइट मार रहा हूँ। एंड एज लक वुड हैव इट, एक कंप्लीटली नए स्कूल से पहचान हुई, 5 साल पुराना स्कूल, बहुत ही महंगा प्रोग्राम, 15 लाख रुपए का, लेकिन 1 साल का MBA प्रोग्राम जो कि भारत में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। और अगर मेरा वहां दाखिला हो जाता तो मेरी क्लास में वो लोग होते जिनके पास एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस था, और वो सबसे बेस्ट तरीका होता जिंदगी के बारे में सीखने का, क्योंकि मुझे घंटा पता था कि असली जिंदगी में क्या होता है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि सेल्स क्या है, मार्केटिंग क्या है, फाइनेंस क्या है, HR क्या है, IT क्या है, सप्लाई चेन क्या है। तो अगर मैं इन लोगों के साथ बैठ के पढ़ूंगा, इन लोगों के साथ 1 साल अपना वक्त बिताऊंगा, तो कुछ सीखाऊंगा। एंड दैट इज व्हाट आई चोज टू डू। मैंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB में अप्लाई किया, एंड भगवान उसका भला करे जिसने मेरा एप्लीकेशन देखकर ये बोला कि शायद ये हमारी क्लास में ठीक ही बैठेगा, क्योंकि वो दाखिला हुआ, एंड वो 15 लाख रुपए का लोन लेकर, इतना बड़ा रिस्क लेकर, मैं अपने दूसरे फेलियर से बाहर निकल पाया। एंड मैंने अपने आप को कन्विंस कैसे किया कि ये 15 लाख रुपए का लोन लेना चाहिए, एंड वो भी एक लेसन है। ISB जाने से पहले मेरी तनख्वाह थी 14,000 रुपए। उस 15 लाख रुपए के लोन की EMI थी हर महीने 20,000। तो मैंने अपने आप से ये पूछा कि अगर मैं ISB में जाता हूं, एंड मैं बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड में हूं, मेरे पास जुम्मा 9 महीने का एक्सपीरियंस है, हर एक इंसान ऑन एन एवरेज 2, 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, मैंने जिंदगी में ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है, तो मुझे अगर सबसे बेकार नौकरी मिलती है तो वो कितने की हो? एंड मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि क्या मुझे 35,000 रुपए महीने से ज्यादा की नौकरी मिल सकती है या नहीं। 14,000 रुपए जो मैं ISB से पहले कमा रहा था, 20,000 रुपए जो लोन की EMI। एंड उस सवाल का जवाब हाँ था। मैंने 5 साल की जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखे, उसमें देखा कि मिनिमम जो जॉब लोगों को मिल रही थी वो करीब 7 या 8 लाख रुपए मिल रही थी, जो सबसे कोट एंड कोट घटिया नौकरी थी उस कैंपस में। एवरेज 12-13 लाख रुपए मिलती थी।
तो अगर मुझे वो 7 या 8 लाख रुपए की नौकरी भी मिल जाती तो मोटा मोटा मेरे हाथ में 40 या 45 हजार रुपए महीना आता, विच वुड टेक मी बैक टू वेयर आई वॉज बिफोर ISB। लेकिन मेरे पास वो ISB की डिग्री होती, वो एक्सपीरियंस होता, वो एक्सपोजर होता, which would hopefully help me and I was willing to then take a bet। दूसरी चीज जो बहुत फायदे की थी कि इस लोन को लेने के लिए कोई कोलैटरल नहीं चाहिए था। आपकी ISB की डिग्री ही कोलैटरल होती, तो घर वर तो था ही नहीं हमारे पास, मतलब कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो हम गिरवी रख सकते हैं खुद के अलावा। तो खुद को और खुद की डिग्री को ही गिरवी रख दिया, और ISB का जो सारा बैंक से कनेक्शन था, SBI के साथ, PNB या पंजाब नेशनल बैंक के साथ, आंध्रा बैंक के साथ वगैरह, तो SBI से लोन लिया वो पूरे 15 लाख रुपए का। एंड दैट वाज द वे आई गॉट ऑफ माय सेकंड फेलियर। और फिर एक बहुत अच्छा पीरियड रहा, एक पूरा डेकेड ऑलमोस्ट, जहां बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा ग्लोबल एक्सपोजर, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला, बहुत नई नई चीजें सीखी। एंड 2016 में फिर एक और मुश्किल वक्त आया। 2015 में नियर बाय स्टार्ट हुआ। नियर बाय मेरा लास्ट स्टार्टअप था एंड उसको हमने ग्रुपॉन इंडिया के बिजनेस को खरीद के बनाया था। नियर बाय भारत का नंबर 1 डील साइट था, तो हम रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून्स, मूवी हॉल्स इन सब के पास जाकर डील्स लेते थे, उन डील्स को ऑनलाइन डालते थे और कस्टमर्स वो डील्स को खरीद के अपने पैसे बचाते थे। हम उस पूरे प्रोसेस में एक ट्रांजैक्शन फीस या कमीशन लेते थे। We had raised a lot of money, around 100 crores from Sequoia Capital in 2015, जब Nearby शुरू। और मैंने क्योंकि पहली बार पैसे रेज करे थे, पहली बार फंडेड कंपनी का फाउंडर था, तो वो क्लासिक मिस्टेक्स करी जो कि ज्यादातर फाउंडर्स पहली बार पैसे रेज करने के बाद करते हैं। मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च किया, बढ़िया ऑफिस बनाने में बहुत पैसा खर्च किया, मर्चेंडाइज, वो जैकेट्स, वो ये वो, उन सब में पैसा खर्च किया। एंड धीरे धीरे हमारा पैसा खत्म होने लगा क्योंकि हम जितना कमा रहे थे उससे ज्यादा खर्च कर रहे थे। कंपनी बेसिकली लॉस में थी। 2016 फरवरी में ये रियलाइज हुआ कि हम बहुत जल्दी अपने पैसे को खत्म करने वाले हैं। एंड उस पॉइंट पे करीब 420 लोग जो हैं वो नियरबाय में काम करते थे। एंड वी हैड टू टेक द डिसीजन टू ले ऑफ 80 पीपल। 80 लोगों को, उनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी नौकरी से निकाला गया। एंड दैट ब्रोक मी, क्योंकि मुझे ये लगा कि मेरी बेवकूफी की वजह से, मेरी गलतियों की वजह से, मेरे बददिमागी की वजह से 80 और लोगों को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे क्वेश्चन मार्क आ। क्योंकि जब आप किसी को ले ऑफ करते हैं ना, तो ये नहीं होता है कि उनको फिर से नौकरी मिल जाएगी कि नहीं, क्योंकि सबको नौकरी मिल गई एंड किसी को कुछ ही दिनों में मिल गई, किसी को कुछ हफ्तों में मिल गई। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पे जो धक्का लगता है वो अलग हो, क्योंकि वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार 400 लोग थे, हम 80 क्यों, हमने कुछ तो अलग किया होता, काश हमने ज्यादा मेहनत कर ली होती, काश मैंने वो नहीं बोला होता, काश मैंने वो नहीं किया होता, काश मैंने वो कर दिया होता, काश मैंने वो बोल दिया होता। एंड वो सारी चीजें उनको खा देती। एंड देयर वाज नथिंग दैट आई कुड डू टू टेल देम कि तुम्हारी गलती नहीं है, गलती पूरी मेरी है, गलती पूरी की पूरी मेरी है, तुम्हें सिर्फ भुगतना पड़ रहा है। एंड काश मेरे पास कोई जरिया होता जिससे मैं इस चीज को बचा पाता, लेकिन मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कंपनी की तरफ, एंड मुझे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। एंड आई रिमेंबर स्टेपिंग ऑन स्टेज, लोगों को बोलने के लिए कि हम 80 लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। एंड वो बोलते बोलते मैं रो पड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि बाकी के जो लोग रह गए हैं उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी क्या गलती थी, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे इस कंपनी में रह के, हमने तो तुम पे भरोसा किया था, तुमने हमें ही दगा दे दी। एंड ऑल ऑफ दोस थॉट्स व्हिच इज सो डिफिकल्ट टू गेट पास्ट। अगले 4 महीने मैं जिंदा लाश की जैसे हर रोज ऑफिस जाता, क्योंकि जाना था क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकता था। मैं लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता था कि मैं कितना टूटा हुआ हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भरोसे ही
बाकी लोग भी ऑफिस आते थे, अपना काम करते थे, क्योंकि सब डरे होते, सब डरे। एंड वो सारी चीजों में रोज ऑफिस आना, काम करना, लोगों को ये आश्वासन देना कि हम सही ढंग से जा रहे हैं, कि ये डिसीजन जरूरी था, उनको ये याद दिलाना कि जिन लोगों को हमने अलविदा दिया किया है उनकी कोई गलती नहीं थी, कि वो एक अच्छे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को अब पूरा कर रहे हैं। बट ऑल्सो नोइंग कि चाहे मैं जो भी बोल लूँ, जैसे भी बोल लूँ, जितना भी बोल लूँ, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं तो डैमेज हुआ ही। एंड आई फेल्ट सुपर शिटी अबाउट माय सेल्फ, सुपर शिटी अबाउट माय सेल्फ। उससे निकलने के लिए मुझे 3 बहुत सरप्राइजिंग चीजों ने साथ दिया। नंबर 1, किताबों ने। सरप्राइजिंग इसलिए बोलूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि किताबें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। मुझे लगता था कि किताबें सिखा सकती हैं, किताबें बता सकती हैं, किताबें दिखा सकती हैं, लेकिन किताबें जिंदगी बचा सकती हैं। मेरे लिए तो बचाई। बहुत सारी किताबें उस समय पे ऐसा लगता था कि जैसे भगवान नहीं भेजती। मुझे वही चीज पढ़कर ऐसा लगता था कि कोई मेरे जहन में घुसकर जो मेरे दिमाग में चल रहा है उसको लिख पा रहा है और मुझे वापस बता पा रहा है। क्लैरिटी मिल रही थी। बहुत बहुत सुकून मिला किताबों के बीच। दूसरा, गाना। मुझे गाने का बहुत शौक है। मैं पब्लिकली नहीं गाता हूं, लेकिन गाना मुझे बहुत पसंद है। और उस समय पे कुछ गाने थे जिनको मैं हर रोज रो रो के गाता। जब ऑफिस का लंच खत्म हो जाता था तो हमारे ऑफिस के सामने एक मैदान है, मैदान क्या पार्क है थोड़ा सा, वहां जाता था, हेडफोन्स में वो गाना लगाता था और बस गाता था। और मैं गा रहा हूं, आंसू बह रहे हैं, गा रहा हूं, आंसू बह रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, क्या सोच रहा होगा। वो समय मेरा था। एंड कहीं ना कहीं उस गाने की वजह से, अपने साथ कनेक्ट करने की वजह से मैं खुद को जान पा रहा था, खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा था, जो भी इमोशंस थे उनको बयां कर पा रहा था। और मेरे हिसाब से वो जरूरी था, क्योंकि जितना मैं उन इमोशंस को दबा के रखता उतना ही वो कहीं ना कहीं छिपे रहते, लेकिन बाहर आने की कोशिश करते, और कभी ना कभी तो उनको बाहर आना ही था। और तीसरी चीज, मेरे फाउंडर्स, वो 2 लोग जिन्होंने इतना साथ दिया कि शायद ही कोई और दे पाए। उस समय पे रुचि, मेरी वाइफ, को भी पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो, क्योंकि फाउंडर की जिंदगी ना बहुत 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 अलग होती है, बहुत मुश्किल होती है, एंड बहुत अनफेयर होता है ये एक्सपेक्ट करना कि कोई आपकी जिंदगी को समझ पाए। तो वो जितना भी मुझे सपोर्ट करना चाहती थी और करती थी, पूरी तरह से वाकिफ नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा था। रवि और स्नेह जो मेरे फाउंडर्स हैं, वो शायद जानते थे। एंड हम 3 एक तरीके से बढ़ रहे थे। उस पूरी इंसिडेंट की वजह से एक अलग इंसान बन पा रहे थे। एंड आई रिमेंबर चेंजिंग एज अ पर्सन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये 3 वाक्य इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपकी जिंदगी में भी शायद ऐसा कोई ना कोई वाकया हो, या शायद होगा। एंड उस समय पे ना आपको ऐसा लगेगा कि पूरी जिंदगी थम गई है, कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई होप नहीं दिख रही, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट आई कैन अश्योर यू कि एक इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है। शायद एक ही इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपको उस इंसान पर पूरा भरोसा करना है। आप शक नहीं कर सकते। आप उस इंसान पे अंधविश्वास करके भरोसा करें, क्योंकि वही इंसान है जो आपको जितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो उससे बाहर निकाल सकता है। और वो इंसान आप खुद हैं। मैं अपनी जिंदगी को जब भी देखता हूं तो मुझे ये यकीन आ जाता है कि जितना भी मुश्किल वक्त था ना,
मैंने अपने आप पे भरोसा करना नहीं छोड़ा, अपने आप पे भरोसा करना नहीं छोड़ा। मुझे यह पता था कि जब तक मेरे अंदर एक भी सांस बची है, मैं लड़ूंगा, मैं उठूंगा, मैं पूरी कोशिश करूं, मैं मेहनत करूं, चाहे फिर से हार जाऊं, लेकिन करूंगा सब। क्योंकि आईने के सामने खड़े होकर मैं अपने आप से ये नहीं बोल सकता कि तुमने खुद पे ही भरोसा करना छोड़ दिया। तुम दुनिया से सपोर्ट मांगते फिर रहे, दुनिया से मदद मांगते फिर रहे, और खुद की सपोर्ट नहीं, खुद की मदद नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट आई प्रे फॉर, कि चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो, अपने आप भरोसा करना छोड़ो, अपने आप भरोसा करना मत छोड़ो। अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना, बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।